तो नमस्कार बच्चों, इसके पिछले वाले क्लासेस में मैंने बताया था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं और इसके साथ में जो रूल्स होते हैं बॉन्ड को किसको कैसे सेलेक्ट करना है, उसी में हम लोग इस वाले क्लास में उसके आगे देखेंगे। तो जो बेसिक जो रूल्स होते हैं मैंने वो आपको कॉपी में लिखवा दिया है, आपको यहाँ PDF में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ सेट बता देता हूँ। 4 स्टेप में हम जब किसी भी IUPAC का नाम लिखेंगे तो वो बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ध्यान दें कि जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। उपसर्ग वाले जो नाम होंगे ये हमेशा पहले आएंगे। कौन कौन से उपसर्ग, अभी वो एक एक करके एग्जाम्पल में समझ लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसका प्रीफिक्स आएगा। उसके बाद हम यूज करेंगे नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि जो हमने श्रृंखला चुना है उस श्रृंखला में कितने कार्बन उपस्थित है उसके बारे में, उसकी जो संख्या है वो हम लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बॉन्ड का जो है नाम है वो हम लिखेंगे। उसके बाद फिर से फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, लेकिन यहाँ पर सफिक्स आ जाएगा। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, और कौन कौन से प्रत्यय हैं ये भी मैं अभी बताता हूँ। तो ये हमारा जो IUPAC नाम है जब हम लिखेंगे तो ये 4 स्टेप में लिखेंगे। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम आएगा, कौन कौन से जो ब्रांच में जुड़े हुए होंगे, जो शाखा में होंगे उनका नाम आ जाएगा। उसका प्रीफिक्स आएगा, अर्थात सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर है नंबर ऑफ कार्बन, कि कितने कार्बन उस श्रृंखला में उपस्थित है, उस चेन में उपस्थित है, वो हम चुनेंगे। एक चीज़ और मैं सजेस्ट करता हुआ चलूँ कि आप IUPAC नाम को हिंदी में लिखने के बजाय इंग्लिश में लिखेंगे तो बेटर रहेगा, लिखने में आसानी भी होगी। क्योंकि हिंदी में कुछ शब्द हैं जिसमें आप का और चा या ए और बी, आ और बा में आगे पीछे हो जाता है, इसलिए आप कंफ्यूजिंग में आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप, अब यहाँ जो बॉन्ड है, जो फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स में रहेगा उसमें कौन कौन से रहेंगे इन सबको समझ लेते हैं। देखिए, अगर कभी भी आपके, जैसे मैंने कार्बन श्रृंखला लेते हैं C, इसमें अगर कहीं पर भी, चाहे कितने भी कार्बन पे या कोई भी कार्बन पे, अगर इनमें से कोई भी एक जुड़ा हो, कौन कौन से, OH, CHO और COOH और CO, इन चारों में से अगर कोई भी जुड़ा हो तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। इनका नाम हमेशा जब हम लिखेंगे तो सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन सभी को आप नोट कर लीजिए अपने अपने कॉपी पे। तो अब जो है आपने नोट कर लिया। इसके बाद एक चीज़ और देख लेंगे कि बॉन्ड का जो प्रेफरेंस होता है वो कैसे कैसे होते हैं। यदि सिंगल बॉन्ड हो, एक बॉन्ड हो, तो उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद डबल बॉन्ड को लिखा जाएगा। फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लिखेंगे। इसका भी एक सीरीज रहता है। नंबर ऑफ कार्बन में क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन में कुछ नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन होंगे, यदि एक कार्बन है तो मैंने बताया था एक को क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं, ठीक है। एक को क्या लिखते हैं, मेथ। 2 कार्बन हो तो 2 को क्या लिखते हैं, ETH, यानी कि H से स्टार्ट करेंगे। इसका भी मैंने पूरा कॉपी में लिखवा दिया है, ठीक है। 3 होता है तो क्या लिखते हैं, प्रॉप लिखते हैं, PROP, प्रॉप। 4 होता है ब्यूट, 5 से पेंट, 6 से क्या होगा, हेक्स होगा, 7 से हेप्ट होता है, 8 से, यानी कि 8 से ऑक्ट होता है। इस तरीके से मैं 1 से 10 तक आपको PDF में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या हम इस तरीके से लिखेंगे। एक चीज़ और याद रखना, जब भी हम नाम लिखेंगे, लिखते समय जो भी अक्षर, जो भी वर्ड लिखेंगे, उस वर्ड का जो पहला अक्षर है, पहला लेटर है, उसको हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट है। जब हम IUPAC नाम में
किसी फंक्शनल ग्रुप का नाम भी लिखते हैं, उसमें जो पहला अक्षर होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उसी का, क्योंकि सीरीज से चलते हैं 26 लेटर होते हैं, तो 26 लेटर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अगर कहीं पे मान लो ए आ गया, कहीं पे डी आ गया, तो कौन सा नाम हम पहले लिखेंगे? ए वाला पहले लिखेंगे, फिर डी वाला लिखेंगे। कहीं पर मान लो टी आ गया, फिर कहीं पे मान लो एम आ गया, कहीं पे ओ आ गया। तो अब इसमें सबसे पहले कौन आता है ABCD में? ABCDEFGHIJKLM, एम पहले आता है, फिर ओ आता है ना, PQRST, टी लास्ट में आता है। तो सबसे पहले एम को लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर पे ओ को लिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पे टी को लिखेंगे। तो ये एक सीरीज रहता है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली नाम हम चुनते हैं लिखने के लिए, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब जो है हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप का जो उपसर्ग है अर्थात प्रीफिक्स है ये कहाँ पर रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन कहाँ पर रहेगा। तो एक सिंपल सा बॉन्ड लेते हैं जिसमें C और C 4 कार्बन उपस्थित है, और 4 कार्बन के साथ साथ में मैंने क्या बोला था कि हर एक कार्बन को हाइड्रोजन के द्वारा 4 बॉन्ड को कंप्लीट करना होता है। अब यहाँ पे देखेंगे इस कार्बन का एक बॉन्ड कंप्लीट है, तो हम 3 हाइड्रोजन इसमें लगा देंगे, ठीक है। 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इसको हमें कितना हाइड्रोजन लगाना होगा? 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इसका हमें 2 हाइड्रोजन लगाना होगा। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 2 लगाना होगा, और यहाँ पे हमें 3 हाइड्रोजन लगाना होगा। इस तरीके से ये हमारा बॉन्ड बन गया। अब देखो जब नाम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? प्रकार्यात्मक समूह, जो मैंने लिस्ट में दिखवाया है उसको तुम कॉपी में देख सकते हो, निकालो कॉपी। तो फंक्शनल ग्रुप में लिस्ट में देखोगे जैसे अल्कोहल है, हैलोजन है, इन सभी को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या उनमें से कोई भी यहाँ एक लगा है? नहीं लगा है। तो जब नहीं लगा है तो उसके नामों को हम नहीं लिखेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले नाम लिखने के लिए हम लोग श्रृंखला में कार्बन लेते हैं। तो यहाँ श्रृंखला कार्बन में क्या बन रहा है? ये श्रृंखला बन रहा है ना, ये सीधा श्रृंखला बन रहा है, इसमें कोई भी हमने बाहर से नहीं जोड़ा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सभी को नंबर देते हैं 1 2 3 1 2 3 4, 4 कार्बन है। इसके बाद पीछे से भी 1 2 3 4 कार्बन आएगा। अब इसमें चूंकि कुछ भी लगा नहीं है तो हम काउंटिंग के लिए चाहे तो सीधा काउंटिंग कर सकते हैं, चाहे तो पीछे से हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम सीधा काउंटिंग करेंगे, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, हम सीधा काउंटिंग करेंगे। तो गिनने में कितने कार्बन आ रहे हैं? 4 कार्बन आ रहे हैं, है ना, 4 कार्बन आ रहे हैं। तो अब 4 कार्बन में हम कुछ चीज़ें नोट करेंगे कि यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं। बॉन्ड जो है वो सभी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और कितने कार्बन की संख्या है? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन है 4 है। तो 4 नाम से क्या आता है? ब्यूट आता है, BUT लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, है ना। और जो सिंगल बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं? प्रत्यय में एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। एन इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर देखो इसका शॉर्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो C4 और H कितने हो जाएंगे? जब सिंगल हो जाएंगे तो CnH2n +2 वाला फार्मूला यहाँ लगेगा, अर्थात 4, तो 4 × 2 और फिर +2 अर्थात C4H10 हो जाएगा। तो देखो यहाँ गिन कर देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है। तो इस प्रकार से ये एल्केन का फॉर्मूला लगेगा, और एल्केन का प्रत्यय मैंने लिखवाया है, लास्ट में क्या होता है? एन आएगा, तो वो एन यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका IUPAC नाम लिखने जा रहे हैं। देखो किस तरीके से लिखा जाएगा। इसका IUPAC नाम लिखा जाएगा, सबसे पहले यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो ये वाला स्टेप खत्म। अब यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का मतलब है ब्यूट, ठीक है। इसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ किस प्रकार का बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का नाम पहले लिखना है। तो ब्यूट एन, सभी जगह एन है। फिर पीछे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है? नहीं है, अर्थात हमारा नाम यही हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। इसको चाहो तो नोट कर लो। ओके, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम एक ब्रांच
स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस वाले के लिए हम लेते हैं C C C C C, अर्थात 5 कार्बन लिया और यहाँ पर हमने जोड़ दिया Br और यहाँ पे हमने जोड़ दिया Cl। ठीक है, अब बाकी जो जगह है उन सभी जगहों पर क्या कर देंगे, कार्बनों की 4-4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए हम हाइड्रोजन जोड़ते जाएंगे। देखो इस कार्बन में एक Br जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, तो 3 बॉन्ड हो गए, तो मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। इसमें भी 1 2 3 कंप्लीट है, मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। इसमें 2 कंप्लीट है, एक ऊपर एक नीचे हाइड्रोजन जोड़ दिया। यहाँ पे 1 कंप्लीट है, तो बाकी मैंने 3 हाइड्रोजन यहाँ पर भर दिया। अब इसका IUPAC नाम मुझे लिखना है, तो IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो नंबर है वो हम किधर से चुने, किस डायरेक्शन से हम इसका IUPAC नाम लिखें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबरिंग करने के लिए हम दोनों ओर से नंबरिंग कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हम सबसे पहले इस डायरेक्शन में चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 हो गया। रिटर्न आएंगे रिवर्स में 1 2 3 4 5 आएंगे। अब हम किस डायरेक्शन को चुने, हम इस डायरेक्शन को चुने अथवा उल्टा इस डायरेक्शन को चुने। इसके लिए हमें इन सभी नंबरों के आधार पर जो जहाँ जहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी हम काउंटिंग करेंगे। अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो सबसे पहले कार्बन पे देखो कोई भी एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ करके अन्य चीज़ें नहीं लगा है, अर्थात इस कार्बन को हम नहीं गिनेंगे। फिर दूसरी कार्बन पर आते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा एक Br जुड़ा हुआ है, तो मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन के अलावा अन्य जो कुछ भी जुड़ा हुआ हो उसका हम पोजीशन लिखते हैं, अर्थात ये दूसरा कार्बन है तो मैंने 2 लिख दिया। इसके बाद इसके साथ प्लस करेंगे, तीसरे कार्बन की ओर आते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक Cl जुड़ा है, अर्थात Cl का नंबर तीसरे पर जुड़ा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 3। फिर चौथे कार्बन पर कुछ भी एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ करके अन्य चीज़ें नहीं जुड़ा है, इसलिए हम नहीं जुड़ रहे हैं। 5वें कार्बन पर भी हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं जुड़ा है, अर्थात केवल हमें 2 और 3 को ही जोड़ना पड़ेगा, अर्थात ये टोटल आ गया 5। अब हम अगर रिवर्स आते हैं, इस डायरेक्शन में आते हैं, तो हमें क्या क्या मिलता है। देखो फर्स्ट कार्बन पर कुछ भी नहीं है, दूसरे कार्बन पर भी कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है। तीसरे कार्बन पर हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन है, अर्थात 3 हम लिख देंगे। फिर चौथे कार्बन पर यहाँ पर देखो, जब हम गिनती इस साइड से कर रहे हैं तब नीचे वाली गिनती के हिसाब से हम नहीं गिनेंगे, ऊपर वाली गिनती के हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ Br है, तो Br चौथे कार्बन पे मैंने 4 जोड़ दिया। 5वें कार्बन पर कुछ भी नहीं है, अर्थात हम यहीं स्टॉप हो जाएंगे। 4 और 3 होता है 7 होता है। अब हम क्या देखते हैं कि जो सबसे कम से कम नंबर होगा उसी दिशा को हम चुन लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा गिनती जिधर से जोड़ने पे आता है उस डायरेक्शन को हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 5 की डायरेक्शन में आ रहा था जब हम इस डायरेक्शन में चल रहे थे, है ना, तो इसलिए हम ऊपर वाले डायरेक्शन को मिटा देते हैं। कॉपी पे जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये रफली करेंगे। ठीक है, हम गिनती समझने के लिए करते हैं, ये कोई कंफर्मेशन के लिए नहीं लिखते हैं, इसको हम रफली कहीं दूसरी जगह पर लिख लेंगे, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें फाइनल स्टेज में फेयर कॉपी में लिखेंगे। ठीक है इसके बाद हमें जब गिनती पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया कि हमें किस डायरेक्शन में नाम लिखना है, उसके बाद इस संख्या का कोई अर्थ नहीं, इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है कि नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप हम देखते हैं कि 2 जगह फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 2 जगह जो जुड़ा हुआ है, इस दोनों का नाम हमें सबसे पहले लिखना होगा। तो याद रहे जो मैंने प्रकार्यात्मक समूह वाले लिस्ट में लिखवाए हैं उसमें हैलोजन के अंतर्गत ये Br और Cl दोनों आते हैं, अर्थात Br का नाम क्या होता है, Br को हम ब्रोमो कहते हैं, BROMO, और Cl अर्थात क्लोरीन का हम क्लोरो कहते हैं, CHLORO कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि एक चीज़ और ध्यान देंगे कि पहला अक्षर क्या है। यहाँ पहला अक्षर है B, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, पहला अक्षर है B, दूसरा अक्षर है C। तो अल्फ़ाबेटिकली ABCD के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले B आता है कि C आता है, सबसे पहले B आता है, इसलिए B वाले को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, और क्लोरीन यानी कि क्लोरो बाद में आता है, इसलिए हम इसको बाद में लिखेंगे। यहीं पे
थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है यदि हम हिंदी के अनुसार चले। हम हिंदी में चले तो हिंदी में ये जो बी है इसको हम क्या कहते हैं, इसको बा पढ़ते हैं, और जो क्लोरीन है वो का से शुरू होता है। तो हिंदी के अनुसार यदि हम चले तो ये पहले आना चाहिए और ये हिंदी में बाद में आना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि IUPAC नाम को जितना इंग्लिश में लिखे उतना ही आसान होता है, कन्फ्यूजिंग नहीं होता है, एक ही जैसा रूल चलता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग रूल के अनुसार क्या देखा कि फंक्शनल ग्रुप अर्थात प्रकार्यात्मक समूह कौन कौन से जुड़ा है, Br जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, और हमने ये भी जान लिया है कि Br का ब्रोमो नाम होता है, Cl का क्लोरो नाम होता है, और IUPAC नियम के अनुसार हमें Br को पहले लिखना होगा, Cl को बाद में लिखना होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन इसमें टोटल जोड़े गए हैं। तो जब हम लोग श्रृंखला में गिन रहे थे कि कितने कार्बन हैं, किस डायरेक्शन में चुने, किस दिशा में चुने, तभी हम ये कंफर्म कर लिए थे कि इसमें 5 कार्बन हैं, और 5 कार्बन का नाम हम जानते हैं क्या होता है, PENT अर्थात पेंट होता है। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पर क्या देखेंगे कि बॉन्ड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बॉन्ड इसमें सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसका जो प्रत्यय है सिंगल बॉन्ड का ANE यानी कि एल्केन के कारण से एन आ जाता है। अच्छा, किसके कारण से कौन सा आता है उसके लिए इसके पहले वाले क्लास का भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिर से रिवीजन के लिए आप उससे बेहतर तरीके से जान जाएंगे। यहाँ फिलहाल सिंगल बॉन्ड है सभी जगह, इसलिए एन लगेगा। इसके बाद आते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो कि सफिक्स के लिए आते हैं अर्थात प्रत्यय में जो जो लगते हैं, उसके लिए मैंने बताया कि केवल आपको इन 4 नामों के ऊपर ही ध्यान देना है, OH, CHO, COOH और CO। OH का मतलब अल्कोहल होता है, CHO का मतलब एल्डिहाइड हो जाएगा, COOH का मतलब OIC एसिड हो जाएगा, और CO अर्थात कीटोन हो जाएगा। इनमें से अगर कोई भी प्रेजेंट हो तो उसका नाम हम पीछे लिखते हैं, फिलहाल नहीं है, अभी आगे आने वाले एग्जाम्पल में देखेंगे। तो तब तक के लिए हम लोग इसका नामकरण करते हैं। देखिए अब नामकरण करने के लिए फंक्शनल ग्रुप को हम श्रृंखला के साथ में लिखेंगे। इसमें एक नियम और ध्यान रखेंगे, वो नियम ये है कि जब हम लोग किसी फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे, नाम लिखने के साथ साथ में वो किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उस कार्बन का जो क्रमागत श्रृंखला में नंबर मिला हुआ है उस नंबर के साथ में मिलेंगे, अर्थात पोजीशन के साथ में उस प्रकार्यात्मक समूह को लिखेंगे। जैसे हमें Br को पहले लिखना है तो Br हम देखते हैं कि दूसरे कार्बन पर जुड़ा है, इसलिए हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, BROMO। और ऐसा लिखते समय पहला अक्षर आप हमेशा छोटे में ही रखिए। बड़े लेटर में बहुत सारे पुस्तकों में आप देखेंगे कि बड़े लेटर में लिखा है, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा अकॉर्डिंग टू NCERT आप पहला अक्षर छोटे में ही लिखिए। उसके बाद यहाँ पे कोई भी कॉमा वगैरह नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये पूरा एक ही नाम है, एक ही नाम में कोई कॉमा नहीं होता है, इसलिए हम कोई कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो 2 ब्रोमो, इसके बाद Cl का नाम लिखेंगे, Cl 3 पे है तो हम लिखेंगे 3CHLORO, 3 क्लोरो लिखेंगे। उसके बाद और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए अब हम आ जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन पे। नंबर ऑफ कार्बन मैंने देखा था 5 है, 5 के लिए हम लिखेंगे पेंट, PENT, पेंट। उसके बाद आ जाएंगे नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी कि जो बंधन है कार्बन कार्बन के बीच में वो अधिकतम कितना है। यहाँ पे फिलहाल 1 है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ANE। एक चीज़ और याद रखिए कि पेंट और एन को साथ साथ ना लिख करके थोड़ा सा अलग रखिए, क्योंकि इसमें अभी मैं जब डबल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल में आऊँगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। अगर बॉन्ड एक से अधिक उपस्थित हो, यानी कि अनसैचुरेटेड हो, यानी कि अगर किसी भी श्रृंखला में डबल बॉन्ड 2 से ज़्यादा हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर हो, उस परिस्थिति में इस एन के साथ भी हम संख्या को लिखते हैं, इसलिए इसके बीच में छोटा सा गैप रखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो पीछे लगने वाले प्रत्यय वाले हैं वो फिलहाल इसमें नहीं है, तो हमारा पूरा नाम इस यौगिक का ये रहेगा। क्या हुआ, ये 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद अब हम एक और एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। वो ये है कि
अगर किसी कार्बन श्रृंखला में कोई एक कार्बन श्रृंखला का हिस्सा यदि ना हो, उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए सी लेते हैं, सी एक सी और ले लेते हैं, और यहाँ पर सी लेते हैं, यहाँ पर भी हल्का इसको नीचे बना देते हैं, सी 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 सी, और यहाँ पर ले लेते हैं सी, और यहाँ पर ले लेते हैं सी। अब हम देखते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले तो हम हाइड्रोजनों को भर देंगे H, इसमें 3 हाइड्रोजन लग जाएगा, इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक लगेगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लग गया। शॉर्टकट करने के लिए आप इन हाइड्रोजनों को ना बनाएं अगर आप रफली कर रहे हैं, परंतु यदि परीक्षाओं की कॉपी में लिख रहे हैं, फेयर कॉपी में लिख रहे हैं, तो आपको हाइड्रोजनों को बनाना अनिवार्य रहेगा। अब यहाँ पर यदि हम श्रृंखला को चुने तो हम सामान्य तरीके से देखते हैं कि हमारा श्रृंखला इस प्रकार से चुना जाएगा, अर्थात कार्बन का जो चेन है वो इस प्रकार से चुना जाएगा। इस चुनाव में हम देखते हैं कि एक कार्बन बच रहा है जो कि इस श्रृंखला का, इस चेन का हिस्सा नहीं है। इस परिस्थिति में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम नामकरण करते हैं। तो नामकरण करने के लिए हम गिनती देते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 कार्बन इसमें है। दोनों तरफ से मैंने संख्याएं लिख दिया। अगर हम इस तरीके से चले ऊपर से फिर नीचे इस डायरेक्शन में जाए तो प्रथम कार्बन पे हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य प्रकार्यात्मक समूह नहीं जुड़ा है, दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन के अलावा अन्य चीज़ें नहीं है, परंतु जब तीसरे कार्बन पर आते हैं इस डायरेक्शन में तो हम देखते हैं कि एक सी है, अर्थात यहाँ पे 3 को हम लिखेंगे, फिर आगे लिख देते हैं प्लस। चौथे कार्बन पर जब आप आएंगे तो हाइड्रोजनों के अलावा और कोई नहीं है, 5वें कार्बन पर भी कोई नहीं है, 6ठे कार्बन पर भी कोई भी प्रकारात्मक समूह नहीं है, अर्थात टोटल इसका जो योगफल होगा वो 3 ही रहेगा। जब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हम देखते हैं कि प्रथम पर नहीं है, दूसरे, तीसरे, चौथे, तीसरे तक नहीं है, चौथे पे देखते हैं कि ये जो अगला जो एक खाली बच गया था कार्बन, ये जुड़ा है, तो इसलिए इस कार्बन का जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 4, फिर आगे नहीं है, अर्थात इसका संख्या हो जाएगा 4। मैंने बताया था कि IUPAC नियम में कम से कम प्रकारात्मक समूह का योगफल की दिशा को चुनना चाहिए, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 3, अर्थात हमें ऊपर से नीचे की ओर गिनना चाहिए, इस वाले गिनती के अनुसार नहीं गिनेंगे। इसके बाद जब नाम लिखेंगे, चूंकि इसमें कोई भी प्रकारात्मक समूह नहीं जुड़ा है, परंतु यहाँ पे जो C है जो कि इस श्रृंखला का, इस चेन का हिस्सा नहीं है, वो अब यहाँ पर प्रकारात्मक समूह के रूप में प्रस्तुत आएगा। अब देखो यहाँ पे कार्बन 1 है, तो एक कार्बन जब हम लिखते हैं C1 तो H के साथ में 2 गुणा 1 प्लस 2, अर्थात C1H4 आता है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, C1H4, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH4, अर्थात इसमें एक कार्बन है। एक कार्बन वाले को हम गिनती में क्या करते हैं, मेथ कहते हैं, अर्थात इसको हम क्या लिखेंगे, मेथ, METH, मेथ। और इसमें सभी इस वाले को देखते हैं जो CH4 है, इसको यदि हम बनाएं तो C के साथ में 4 हाइड्रोजन नीचे जुड़ गया, और सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये N रहेगा, N यानी कि एल्केन, ANE, एल्केन, यानी कि इसका नाम हो जाएगा मेथेन। अगर CH4 हो तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। ऐसे ही यदि C2H6 हो तो हम जानते हैं क्या होता है इसका नाम, एथेन, ETHANE, एथेन हो जाएगा। परंतु यदि इनमें से कोई एक हाइड्रोजन कम हो, उस परिस्थिति को मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, इसको मिटा देते हैं। यदि C हो और इस C के चारों ओर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हो तो इसका नाम हो जाता है मेथेन, METHANE। वहीं पे अगर C 2C हो,
आपको दिख रहा होगा, 2 C हो और दोनों C पे हाइड्रोजन कितने हो, 6 हो जाए, तो ये नाम हो जाता है इसका एथेन, ETHANE। इसी प्रकार से जब हम सीरियल से चलेंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरीके से चलेगा। लेकिन ये जो है इसमें हम ध्यान ये देते हैं कि जो कार्बन है, इस कार्बन का चारों बॉन्ड कंप्लीट है। यहाँ पर भी देखिए इस कार्बन का चारों बॉन्ड कंप्लीट है, इस कार्बन का भी चारों बॉन्ड कंप्लीट है, इसलिए ये जो है किसी भी दूसरे कार्बन श्रृंखला के साथ में, दूसरे कार्बन चेन के साथ में नहीं जुड़ सकता है। इस परिस्थिति में इसको जुड़ने की संभावना तब बनेगा यदि इसमें से कोई एक हाइड्रोजन कम हो जाए, अर्थात यहाँ पे अब CH4 की जगह CH4 जो पहले ये था, इस यहाँ पे यदि हाइड्रोजन हो तो ये हो जाएगा CH4। ये CH4 की जगह यदि ये CH3 हो जाए, अर्थात इसमें यदि एक हाइड्रोजन कम हो जाए, तभी इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली होगा और यही बॉन्ड जाकर के किसी भी श्रृंखला के साथ जुड़ सकता है। ऐसे परिस्थिति में इसे तब हम मेथेन नहीं कहते हैं। तब इसके पीछे YL जुड़ जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, METHYL। जहाँ पे ANE जुड़ रहा था वहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, YL जुड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो एथेन है, ETHANE एथेन है, जो कि कार्बन 6 को लेकर के था, यदि उसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल, ETHYL, अर्थात C2H6 के जगह पे अब ये हो जाएगा 5। समझ में आ रहा होगा आपको। इसको विस्तार से हम दूसरे क्लास में हम बात करेंगे। इसी प्रकार से ये मिथाइल हो जाएगा, ये इथाइल हो जाएगा। यदि C3 होता तो H कितना होता, एल्केन समूह के लिए H हो जाता 8, यानी कि C3H8, अर्थात नाम हो जाता मेथ एथ प्रॉप, यानी कि प्रोपेन। और यदि उसमें एक हाइड्रोजन कम होता, उसका हम बना देते हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे CCC। 3 कार्बन मैंने लिया और तीनों कार्बनों पे मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात C3H8। क्या नाम होता, मेथ एथ प्रॉप, PROP प्रॉप। और चूंकि सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए N लगेगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। अब यदि इस प्रोपेन को किसी दूसरे कार्बन श्रृंखला से जुड़ना होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा। उस परिस्थिति में इसका फॉर्मूला हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H, जो कि 8 था, एक कम हो जाएगा H7। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये C3H7 का इसका नाम हो जाएगा मेथ एथ प्रॉप और YL लग जाएगा, अर्थात एक हाइड्रोजन कम हुआ इसलिए YL लग जाएगा। तो ये हो जाएगा PROP प्रॉप YL, प्रोपाइल क्या कहेंगे, प्रोपाइल कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो इस पुराने एग्जाम्पल पे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि एक कार्बन जो कि इस समूह का, इस श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे एक कार्बन है इसलिए इसको मेथेन ना कह करके मेथाइल कहेंगे। ठीक है, मेथाइल कहेंगे। तो नीचे वाले को मिटा देते हैं। अब यहाँ पर जो है इस मिथाइल का नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा, अब मिथाइल, METHYL, मिथाइल हो जाएगा। अर्थात ये मिथाइल जो है अब एक फंक्शनल ग्रुप के रूप में काम कर रहा है इस कार्बन चेन के लिए। अब कार्बन चेन का नाम लिखते हैं, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे, छोटे लेटर से स्टार्ट करेंगे, METHYL। और मैंने बताया है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसकी पोजीशन के साथ में, कार्बन श्रृंखला में जो पोजीशन आते हैं उसके साथ में इसको जोड़ते हैं। अर्थात ये तीसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है इसलिए ये हो जाएगा 3 मिथाइल। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है, अर्थात ये हो जाएगा हेक्स, HEX हो जाएगा। और सभी कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ये हो जाएगा NaNe। तो इस प्रकार से इस यौगिक का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन।
ये हो जाएगा इसका आईपीएसी नाम, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट हम अगले दिन अपलोड कर देंगे, आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।